हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। सो आज हम सिनोनिम सीरीज में थर्ड वीडियो करने वाले हैं। जैसे कि आपने पहली दो क्लासेस में देखा था, सिमिलरली हम सेम पैटर्न्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज भी हमने लॉन्च कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं ऑल, बिकॉज ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का वेटेज काफ़ी रहता है, दोनों वीडियोज़ को देखना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज जो प्रैक्टिस एंड जो जिस तरीके से आप अप्लाई करोगे सिनोनिम्स में अपने ट्रिक्स, वैसे ही आप एंटोनिम्स वाली वीडियो में भी कर सकते हो। एंटोनिम्स वाले के लिए हमने स्पेसिफिक जो उसके एलिमिनेटिव ट्रिक्स होती है वो भी देखा है, और सिनोनिम्स की जो ट्रिक्स होते हैं वो तो अब तक हम समझ ही चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्दर अडू। अब आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परनीशियस एंड ऑल। सिंपल क्वेश्चन है। आपको परनीशियस का अगर मीनिंग पता है तो आपके लिए तब तो और इजी है, क्योंकि तब तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बट अगेन हमें सिंपली समझना है कि क्या हमें ऑप्शंस में कितने क्वेश्चन, कितने मीनिंग्स आते हैं, नहीं आते हैं एंड ऑल। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, बट अगेन ये डिफिकल्टीज जो है आपको एंड ऑफ द डे एग्जाम में ही जाके हेल्प करने वाली है। तो आपके सामने अभी वर्ड दिया हुआ है परनीशियस। परनीशियस एक ऐसा वर्ड है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो अभी तक हमने बिल्कुल भी नहीं देखा है, राइट। परनीशियस का मतलब क्या होता है? सिंपली जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, परनीशियस सिंपली मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई दवा है, कोई दवा आपको मिलती है तो उसको हम कहते हैं कि दिस मेडिसिन इज लाइक अ पेनिसिया टू मी, यानी कि ये मेरी क्योर है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। यानी कि दवा से आप अच्छे हो जाओगे, बेटर हो जाओगे। सिमिलरली उस चीज़ का उल्टा क्या हो सकता है? अगर मान लो कोई आपको जहर दे दे तो जहर से आपका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, है ना। आप मर भी सकते हो, आपकी जान जा सकती है, जानलेवा हो सकता है। तो सिमिलरली परनीशियस बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको मुसीबत में ला सकती है, जो आपको इंजरी पहुंचा सकती है, जो आपको हानि पहुंचा सकती है ना। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? परनीशियस। तो हमें इनमें से अब ढूंढना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्पेसिफिकली बात कर रहा है इंजरी लॉस के बारे में, फिजिकल लॉस के बारे में, हेल्थ लॉस के बारे में। बेनिफिशियल तो इसका उल्टा ही हो गया, कि बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो भी चीज किसी को बेनिफिट करती है ना, उसी को तो बेनिफिशियल कहते हैं। दिस मेडिसिन इज बेनिफिशियल टू मी, तो ये तो इसका उल्टा हो गया। अगर हम हार्मफुल के बारे में बात करें तो हार्मफुल जो है मतलब क्या होता है? जो भी चीज हानिकारक होती है, यानी कि जिस चीज से आपको नुकसान होता है, जिस चीज से आपको लॉस होता है। तो नाउ दिस इज मतलब कि रिलेटेड टू परनिशियस, बिकॉज परनिशियस में यही बात होती है सिंपली कि भाई जो आप ले रहे हो, जो पॉइजन है, वो परनिशियस है। क्यों है? क्योंकि वो आपको हार्मफुल है, राइट। तो ये तो इससे मैच कर रहा है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। हमेशा चारों ऑप्शंस को देखना जरूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक ऑप्शन को सोच लेते हो कि अरे यार इसमें तो पूरा मीनिंग कैप्चर हो गया, और पता चलता है कि एक्चुअली में उससे बेटर ऑप्शन कोई और था। तो इसलिए सारा देखना जरूरी है। फिर एक क्यूरियस, क्यूरियस सिंपली होता है, लेकिन जब उत्सुकता होती है आपके मन में, किसी भी चीज़ को जानने की जागरूकता होती है, इच्छुकता होती है, तो इसका कुछ लेना देना तो है नहीं परनिशियस से। फिर आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से ये दो हमारे पास लाइन्स हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, जैसे लेट से फॉर एग्जाम्पल ए, एक और लाइन मैंने खींच दी, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन्स को। लेट्स कॉल दिस ए, लेट्स कॉल दिस बी, और लेट्स कॉल दिस लाइन सी। तो ये लाइन जो है पार्टिकुलरली लेट से है ना, यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, यहाँ पे मिस्टर वाई है। तो मिस्टर वाई जो है वो एक तरह से जिस जगह पे है, यानी कि जिस लाइन पे है मिस्टर वाई, वो एक तरह से लाइन ए से कनेक्टेड है। लेकिन क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो, इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना। यानी कि मिस्टर वाई तो यहाँ पे है, वो एकदम बाहर है, और मिस्टर एक्स क्या है? वो ए से डायरेक्टली प्रॉक्सिमिटी में है ना, मतलब उनसे डायरेक्ट रिलेशन है, वो टच कर रहे हैं इस लाइन को भी, लाइन सी को, और लाइन ए को भी। पर मिस्टर वाई क्या है? सिर्फ लाइन सी को टच कर रहे हैं, और वो लाइन सी जो है लाइन ए को टच कर रही है, यानी कि इनडायरेक्ट। तो जैसे डायरेक्ट हार्म होता है, इनडायरेक्ट हार्म होता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मान लो किसी इंसान ने आपको लाइक लेट्स से समवन स्लैप्ड यू, दैट्स डायरेक्ट हार्म। और अगर मान लो किसी ने आपको मतलब कि एक पत्थर फेंका और उस पत्थर से आपको दूसरा पत्थर लगा, फिर आपको लगा, तो वो इनडायरेक्ट हार्म है ना। तो यहाँ पे परनिशियस का हमें सिनोनिम ढूंढना है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है आपके सामने इंट्रांसिजेंट, ठीक है। फिर आता है आपके सामने इंट्रांसिजेंट। तो इंट्रांसिजेंट मतलब सिंपली बस हम एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसके व्यूज को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पर्सन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि आप उनके जो व्यूज होते हैं वो काफी मतलब रिजिड होते हैं, यानी कि आप उनके व्यूज को चेंज नहीं कर सकते। उनको कभी कभार आप कंजर्वेटिव भी बोलते हो, ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हो, जो भी बोलते हो, वो
सारे लेबलिंग्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी प्रेफरेंसेस है वो सब। लेकिन वो एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनके व्यूज नहीं चेंज करते होते, वो ऑब्स्टिनेट होते हैं, वो अड़े रहते हैं कि नहीं, हम जो कहते हैं, हमारा जो मानना है वही सही है। उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिजेंट। तो आपको भी एक ऐसे ही अगेन वर्ड को ढूंढना है। फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल तो उल्टा हो गया, फ्लेक्सिबल तो वो लोग होते हैं जो ओपन होते हैं थोड़े, है ना, यानी कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वो मतलब कि अपने आप को एमेनेबल है, राइट, टू न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, उनको नया पता चलेगा कि वो गलत है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उसमें रीजनिंग सही होगी। तो वो तो इंट्रांसिजेंट से रिलेटेड नहीं है। अपोज्ड, अपोज्ड अगेन देखो सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं अपोज्ड के बारे में, तो अपोज का मतलब ये नेसेसरी, हाँ, जो पर्सन इंट्रांसिजेंट है, दे आर अपोज टू चेंजिंग देयर व्यूज। बट वो अपोज टू चेंजिंग देयर व्यूज क्या सिर्फ अपोज से पता चल जा रहा है? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये पर्सन जो है उस चीज का विरोध कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ बोल दूं विरोध, तो आपसे मतलब दोनों में डिफरेंस है ना, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। आपको ऐसे तो सिंगुलरली इस वर्ड से नहीं पता चल रहा कि इंट्रांसिजेंट जो है वो पर्सन है, राइट। अपोज अपने आप में बस एक वर्ड है कि ये चीज एक दूसरे के अगेंस्ट है, राइट, तो वो तो हो नहीं सकता। फिर आता है स्टबन। स्टबन क्या होता है? यानी कि जो इंसान अड़ा रहता है, एडमेंट है, आर्डेंट है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? स्टबन। यानी कि जो बहुत जिद्दी होता है, जो मतलब कि अपने बात पे अड़ा रहता है। तो अगेन इंट्रांसिजेंट अपने बात पे अड़ा रहता है, अपने व्यू पे अड़ा रहता है। स्टबन में भी देख रहे हैं कि हम एक इंसान अड़ा रहता है। आता है सजेस्टिव। सजेस्टिव मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ कुछ चीजें जो होती है दूसरी चीजों को भी सजेस्ट करती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको हमेशा ये नहीं बोलना पड़ता कि एप्पल जो है वो खराब हो चुका है, आप ये भी बोल सकते हो कि एप्पल जो है वो ऑलरेडी डस्टबिन में फेंका जा चुका है। अब कोई भी अगर एप्पल डस्टबिन में फेंक रहा है तो नॉर्मली अब क्या एज्यूम करोगे? अच्छा एप्पल कोई क्यों फेंकेगा डस्टबिन में, अपना पैसा क्यों बर्बाद करेगा? वो यही एज्यूम करेगा कि वो एप्पल बर्बाद हो चुका है, इसलिए उसने डस्टबिन में फेंका है। यानी कि द थ्रोइंग ऑफ द एप्पल इनटू द डस्टबिन इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द एप्पल हैज रॉटन और एप्पल हैज गॉन बैड एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इनटेक इट, राइट। तो यानी कि हम सजेस्टिव मतलब उन बातों को कहते हैं जो किसी दूसरी बातों के बारे में, किसी दूसरी चीजों के बारे में हमें इंडिकेशन देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है नॉल। कभी कभार हम उसे जेस्चर्स में भी यूज करते हैं, सजेस्टिव जेस्चर्स में, जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं किसी इमोरल नेचर का, राइट, कि दे आर मेकिंग सजेस्टिव रिमार्क्स, दे आर क्वेश्चनिंग आवर कैरेक्टर, तो वहां पे भी सजेस्टिव कभी कभार होता है। लेकिन अगेन उसका कोई इंट्रांसिजेंट से रिलेटेड है मीनिंग नहीं है रिलेटेड। तो हमारा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाता है? इन चारों ऑप्शंस में से हमारा स्टबन सही हो जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाता है। फिर आता है, आपसे पूछा गया है कि पल्सरिट्यूड, ठीक है, पल्सरिट्यूड्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द वर्ड मींस। तो पल्सरिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? अगेन दिस इज वेरी रेयर वर्ड, ऐसा नहीं है कि आपने सुना होगा कभी, राइट। तो इट मींस सिंपली कि एक पर्सन या कोई भी चीज जिसकी फिजिकली, जो फिजिकली अट्रैक्टिव होता है, यानी कि आउटवर्ड अपीयरेंस से हम यहाँ पे कंसर्न है, फिजिकल ब्यूटी से कंसर्न है, राइट, यानी कि फिजिकल ब्यूटी या अट्रैक्टिव, ठीक है, तो हम उसमें पल्ट्रीट्यूड से कंसर्न्ड है। तो अगेन हमें देखना है जो इसका सिनोनिम कैप्चर कर रहा है। स्लीपीनेस, स्लीपीनेस का कुछ लेना देना है फिजिकल अपीयरेंस है, ऑफ कोर्स अच्छी स्लीप लोगे आपको अच्छा फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मली ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम अगर मान लो कोई इंसान बहुत सो रहा है तो भाई एकदम अचानक से वो ब्यूटीफुल बन जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। आपकी बस अच्छी सी हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो स्लीपीनेस का कुछ लेना देना इससे है नहीं। स्ट्रेंथ, अगेन अगर आपके बहुत बलशाली हो, आपके पास काफ़ी ताकत है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन दैट इज नथिंग टू डू विथ योर आउटवर्ड अपीयरेंस। बहुत बार होता है कि लोग मतलब ताकतवर होते हैं लेकिन मतलब दिखने में इतने अच्छे नहीं होते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, तो आप उनको तो पल्ट्रीट्यूड नहीं कह सकते हो। अब आते हैं ब्यूटी, तो ब्यूटी तो डायरेक्टली रिलेटेड है, हम देख ही रहे हैं कि मतलब फिजिकल ब्यूटी से वो रिलेटेड है वर्ड, राइट। फिर है स्टुपिडिटी। अगेन स्टुपिडिटी हैज नथिंग टू डू विद ब्यूटी। अब हाँ, मतलब कि लोगों का मानना होता है, कभी कभार कॉमन मिसकंसेप्शन होता है जिसकी वजह से हम प्रोवर्ब बोलते हैं, लेकिन ब्यूटी एंड ब्रेन्स गो टुगेदर, मतलब कि दे आर द बेस्ट। यानी कि जनरली उनका कोनोटेशन क्या है, अगर वो बोल रहे ब्यूटी एंड द ब्रेन को सेपरेट कर गई, यानी कि ब्यूटी अगर मान लो है तो ब्रेन नहीं है जनरली, मतलब ऐसा हो सकता है। बट वो सब कहने की बातें, मिसकंसेप्शन है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। लेकिन पल्सिट्यूड का क्या कुछ लेना देना है स्टुपिडिटी से? नहीं लेना देना है ना। कोई मूर्ख हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मूर्खता की वजह से वो ब्यूटीफुल भी हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, फिजिकली वो अच्छा हो जाएगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आता है ऑब्डुरेट। फिर क्या आता है? ऑब्डुरेट। नाउ व्हाट इज द वर्ड ऑब्डुरेट मींस? जब हम बात करते हैं ऑब्डुरेट के बारे में तो अगेन जो हमने सेम चीज देखी थी लाइक ट्रांस फिक्शन में, तो वही वाली चीज है यहाँ पे भी, कि एक ऐसा पर्सन जो अपने माइंड के बारे में बहुत ही स्टबर्न रहता है, यानी कि वो उसने जो ठान लिया है ना वो वही करेगा,
वो चेंज नहीं करने वाला अपना परसेप्शन। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन पे फोकस किया है तो इमेंसली आपको हेल्प करने वाला है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है, जैसे कि आप जो है मतलब कि सही से अटेंशन पे कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्लास में अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अभी आपको वीडियो के पीछे जाना चाहिए एंड आपको फिर से मतलब कि इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए जो हो रही है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता अगर आप नहीं समझ रहे हो, आप बस मतलब देखने के लिए देख रहे हो, आंसर्स के लिए देख रहे हो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको तो समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है, इसे अप्लाई करना है। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग देयर इज नो पॉइंट इन दिस नॉलेज। तो एनीवे, ऑब्डुरेट के बारे में जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो एक पर्सन जो अपने माइंड को मतलब कि नहीं चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्डुरेट। तो सॉफ्ट हार्टेड क्या होता है, सॉफ्ट हार्टेड यानी कि मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका, जिसका कहते नहीं है कि इसका दिल पसीज गया या मुलायम दिल है ना, कोमल। तो सॉफ्ट हार्टेड यानी कि पर्सन हु इज वेरी कंपैशनेट, काइंड इन नेचर, तो उसको हम सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं। स्टबर्न होता है वो इंसान जो अगेन हमने अभी डिस्कस किया, जिद्दी होता है ना। जेनरस, अगेन हमने जेनरस पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपने देखी होगी एंटोनिम्स में। तो जेनरस सिंपली बस एक पर्सन होता है जो बहुत ही उदारवादी होता है, उसमें कोई इतना माइजरली एटीट्यूड नहीं होता है ना। वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है, वो जेनरस है। यानी कि वो अपना वेल्थ मतलब कि जनरली दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, क्योंकि वो हेल्प करना चाहता है, वो जेनरस है। फॉर्मल बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉर्मल होते हो कुछ लोग के साथ, कुछ लोग के साथ इनफॉर्मल होते हो। अगर घर में हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आप इनफॉर्मल हो। अगर आप अपने सीनियर्स के साथ हो, लेट्स से कोई अपने वर्कर्स के साथ हो, अपने बॉस के साथ हो, प्रिंसिपल के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, तो जनरली आप फॉर्मल हो गए। आप एकदम सहज की बात करोगे, सोच समझ के बात करोगे, प्रोफेशनल हो गए, है ना, तो आप फॉर्मल हो गए वहाँ पे। तो ऑब्डुरेट का यहाँ पे हमें सिनोनिम कौन सा बैठ रहा है, सॉफ्ट हार्टेड, जनरस, फॉर्मल तो कुछ रिलेटेड है नहीं, यानी कि स्टबर्न, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है रेक्रूडेसेंस। फिर क्या आता है, रेक्रूडेसेंस। देखो अब ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने इतना सुना नहीं होगा, लेकिन इसका जो अगर आप सेपरेशन करोगे ना तो आपने सुना होगा जरूर। रेक्रूडेसेंस यानी कि इसको सेपरेट करो, रेकरेंट, रेकरेंट, ठीक है, ये रूट वर्ड इसका नहीं है, लेकिन आप इसे सेपरेट ऐसे कर सकते हो। तो रेकरेंट डेसेंस यानी कि डेकेडेंस। पॉइंट बीइंग डेसेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एसेंट, डेसेंट। जैसे मान लो ये लैडर है, अगर मान लो कोई पर्सन है वो ऐसे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एसेंट कर रहा है। वो नीचे जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, डिसेंट कर रहा है ना। सिमिलरली मान लो ये एक बॉल है, ये बॉल इस पोजीशन पे जाता है, फिर ये इस पोजीशन पे जाता है, फिर ये इस पोजीशन पे जाता है, यानी कि बॉल क्या है, ये रेकरेंट इन नेचर है, यानी कि ये बार बार इस स्पॉट पे, इस स्पॉट पे, इस स्पॉट पे आ रही है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है, बताया गया रेक्रूडेसेंस, यानी कि जो चीज बार बार हो रही है या एक पॉइंट इन टाइम के बाद हो रही है, क्योंकि ये बॉल जो है यहां से यहां एक पॉइंट इन टाइम के बाद हो रहा है ना, एक रेस्टिंग पीरियड है उसके बाद ही तो आ रहा है, पहले उसे ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आएगा। तो यानी कि इंटरवल हो रहा है। तो रेक्रूडेसेंस क्या है, रेकरेंट यानी कि मान लो यहाँ पे एक मतलब टाइम पीरियड हो रहा है, एक इंटरवल हो रहा है, एक सर्टेन पीरियड इलैप्स हो रहा है। एंड डेसेंस यानी कि मतलब जो चीज फॉल कर रही है, जो चीज गिर रही है, यानी कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो यहाँ पे रेक्रूडेसेंस के बारे में जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग वर्ड की, जैसे जब एक लंबे समय रेस्ट पीरियड के बाद अगर मान लो कोई भी डिजीज होती है, लेट से, है ना, कोई ट्रबल होता है, वॉर होता है, स्पेसिफिकली इन्फ्लिक्शन होता है इन सब चीजों का, तो हम वहां पे बोलते हैं रेक्रूडेसेंस। तो उसी का आपको सिनोनिम ढूंढना है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं डेक्लाइन के बारे में स्पेसिफिकली, तो डेक्लाइन क्या है, अगेन डेक्लाइन यानी कि मतलब किसी भी चीज का गिरना, जैसे कहते हैं डेक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, यानी कि ये गिर रहा है ना, इसका मतलब कि फॉल हो रहा है। तो हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। अगर हम यहीं पे अब रिटर्न के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न के बारे में, तो रिटर्न क्या होता है, किसी भी चीज का वापस आना। तो अगेन रेक्रूडेसेंस में हमने क्या देखा, ये बॉल है एक दूसरे के बाद वापस आ रही है, तो रिटर्न यानी कि किसी भी चीज का वापस आ जाना, राइट, रिवाइवल होना, रिवाइवल स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि मतलब किसी चीज का ग्रोथ होना, है ना, यानी कि मतलब जैसे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी बढ़ रही है। फिर आता है एक्सपेंशन, यानी कि कोई भी इकोनॉमी जो है मतलब या कोई भी एम्पायर है अगर वो एक्सपैंड कर रहा है, हम क्या कहेंगे एक्सपेंशन, या कोई मतलब बिजनेस फॉर्म में वो एक्सपेंशन हो रहा है इस सब चीजों का।
तो आपसे पूछे एक बेस्ट मतलब वर्ड जो पूरे मीनिंग को कैप्चर कर रहा है, ऐसे नहीं कि पार्शियल मीनिंग को कैप्चर कर रहा है, पूरे मीनिंग को कैप्चर कर रहा है। तो जब हम रेक्रूटेशंस के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक कि भाई डिसेंट हो रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कि एक ऐसी चीज जो फिर से वापस आ रही है और वो चीज जनरली नेगेटिव इन नेचर होती है। यानी कि ये शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है, जो चीज हमारे पास वापस आ रही है, यानी कि यहाँ पे रिटर्न होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, बी, recrudescence, रिटर्न। रिटर्न या रिवाइवल ऑफ समथिंग दैट इज जनरली बैड इन नेचर लाइक फैमिन। फिर आता है सोलिपिस्टिक। फिर क्या आता है आपके पास, सोलिपिस्टिक। तो जब हम बात करते हैं सोलिपिस्टिक के बारे में तो सोलिपिस्टिक सिंपली मींस कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि पर्सन वो सिंपली बिलीव दैट हिज माइंड अलोन एग्जिस्ट, वो अपने ओपिनियन से ही बस कंसर्न्ड है, उसे लगता है कि जो वो सोचता है वैसे ही दुनिया चलती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बाकी लोग के लिए, उसमें कंसिडरेशन है ही नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सोलिपिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपसे पूछा गया है कि उसका मीनिंग निकालना है। तो कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव मतलब कि एक वैसा पर्सन होता है जो बाकी लोग के साथ लेकिन कोऑपरेट करता है। जैसे ए बी सी ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इनको एक फर्म खोलना है तो ये आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के एफर्ट्स को, यानी कि कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। फिर है ड्रीम लाइक। ड्रीम लाइक फॉर एग्जांपल हम जनरली यूज करते हैं जब किसी भी पोएटिक डिस्क्रिप्शन से आपने देखा होगा लाइक कि दिस इज अ वेरी ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर, यानी कि ये इतना वंडरफुल है कि हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे। मतलब जब हम प्रेस करते हैं किसी को कि इट्स सो ड्रीम लाइक, यानी कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा हो सकता है। फिर आता है फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल अगेन मतलब वही चीज हो गई, लेकिन कि जब हम माइंड मतलब फिलोसफी को क्या कहते हैं बेसिकली लाइक कि मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन स्पेसिफिकली। तो फिलोसॉफिकल मतलब बोलते हैं कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में ज़्यादा जाते हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत डीप थिंकिंग करते हो, उसके रूट्स में जाते हो, कैसे वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली क्या उसकी इंपेरेटिव है, तो हम कहते हैं वो फिलोसॉफिकल है। और फिर आता है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड क्या होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने बारे में बस सोचते हो, अपने ऊपर बस फोकस रहते हो। सेल्फ सेंटर्ड यानी कि अपने तरफ बस आपका आंख है। तो सॉलिपिस्टिक में भी तो यही हो रहा है, अपने बारे में ही पर्सन सोच रहा है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। फिर आता है एनोडाइन। फिर क्या आता है, एनोडाइन। एनोडाइन बेसिकली सिंपली होता है कि जब कोई भी चीज को आपको रिलीफ को प्रोवाइड करती है किसी पार्टिकुलर चीज से, जैसे मान लो आपको बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से आपको रिलीफ चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई दर्द तो चाहता नहीं है इस दुनिया में, है ना। तो दर्द से रिलीफ चाहते सब चाहते हैं। तो एनोडाइन का मतलब भी वही होता है कि किसी भी दर्द से रिलीफ मिलना, तो हम वहां पे बोलते हैं एनोडाइन, राइट। रिलीफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पेन। अब आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेनफुल। पेनफुल मतलब क्या होता है, जब आपको बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, कोई चीज़ कष्टपूर्ण होती है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं पेनफुल, है ना। जैसे कोई नीडल अगर मान लो आपके हाथ में लग गया, वो क्या है, पेनफुल है, क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, आपको एक सेंसेशन हो रहा है जो कि नेगेटिव इन नेचर है। अब हम इनऑफेंसिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव सिंपली मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने कोई जोक मार दिया, ठीक है, और वो जोक जो है किसी पे भी नहीं है, मतलब वो जोक इस लेट से मैथमेटिकल जोक। अब मैथमेटिकल जोक से कौन ही हर्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, नो वंस फीलिंग, नो वन सेंटिमेंट इज हर्ट। तो व्हाट इज इट, इट्स एन इनऑफेंसिव जोक, यानी कि एक ऐसा जोक जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता। फिर लाइवली। लाइवली यानी कि सिंपली मीन्स लाइक जैसे कोई पर्सन होता है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, तो वो बोलते हैं वेल यू आर क्वाइट लाइवली टुडे एंड ऑल, है ना। तो वहां पे बोलते हैं लेकिन यू आर फुल ऑफ लाइफ, लाइवली। टीडियस। टीडियस यानी कि मतलब जब कोई मान लो टास्क है, आप उस टास्क से तंग आ चुके हो, लेकिन लोग मतलब आपके टीचर सेटिस्फाई नहीं है आपके होमवर्क से और बोले तुम कल फिर के आना, आप फिर करके आते हो, फिर वो बोलते हैं फिर करके आना, फिर करके आना, ऐसे 5 बार आपको सेम काम करने पड़ता है। वो क्या हो जाएगा उस पॉइंट टाइम के लिए, आप टीडियस हो जाएगा। आप बहुत थक चुके होगे, बोर हो चुके होगे एकदम, मतलब आपको लग रहा होगा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, यानी कि इट्स वेरी टीडियस वर्क, यानी कि इसमें कोई जॉय नहीं है, इसमें कुछ भी विटालिटी नहीं है, एकदम बेकार काम है, एकदम थकाने वाला काम है, तो वो हम क्या कहते हैं, टीडियस। तो अगेन हम अगर इन चारों में से ऑप्शंस देखें तो हमारा कौन सा बच्चा बताता है, इनऑफेंसिव, राइट, बिकॉज इन एनोडाइन जो है आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है किसी भी चीज से, रिलीफ फ्रॉम पेन। और पेनफुल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो दर्द है, एनोडाइन अपने आप में जब दर्द है तो दर्द से रिलीफ पेनफुल कैसे हो सकता है। तो यानी कि एनोडाइन मतलब जो भी चीज रिलीफ फ्रॉम पेन है, यानी कि वो पेन से हटके है, वो पेन से एकदम दूर है। तो इनऑफेंसिव भी तो वही चीज है, जो इस भी इंसान को किसी भी चीज जोक सुनाया जा रहा है जो इनऑफेंसिव जोक है, उससे उसको पीड़ा नहीं पहुंच रही, उससे उसको दर्द नहीं पहुंच रहा, उससे उसको सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे, यानी कि वो इनऑफेंसिव है। तो इसीलिए इनऑफेंसिव एंड एनोडाइन जो है वो गो हैंड इन हैंड। हमें देखना है हमेशा, देखो चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट है, हमें परफेक्ट सिनोनिम्स नहीं देखने, हमें देखने हैं जो चारों में से बेस्ट है, और वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी।
फिर आता है इंसोसिएंट। फिर क्या आता है? इंसोसिएंट। तो जब हम बात करते हैं इंसोसिएंट के बारे में, तो व्हाट इज द वर्ड इंसोसिएंट मींस? इंसोसिएंट सिंपली मींस कि एक ऐसा पर्सन जिसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत ही चिल रहता है, यानी कि जो भी हो रहा है उसके माहौल में से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया का अच्छा हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसोसिएंट है। उसे पता है कि डेडलाइन कल है, उसे पता है उसके प्रोजेक्ट ड्यू है, लेकिन वो फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो इंसोसिएंट है, यानी कि ही इज जस्ट नॉट केयरिंग, ही इज जस्ट नॉट कंसर्न, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? इंसोसिएंट। तो आपको अगेन ऐसा ही पर्सन ढूंढना है इनमें से। तो करप्ट, अब देखो कोई पर्सन जो मतलब कि करप्ट है, वो इंसोसिएंट तो होगा नहीं। वो हमेशा सोचते रहेगा, यार मैंने ये किया है, मेरा ये पर्दाफाश हो गया तो, मेरा वो हो गया तो, हमेशा मतलब उसके मन में गिल्टी कॉन्शियंस रहेगा, चाहे वो आपको कितना भी मतलब ऊपर से हैप्पी दिखे, राइट? तो वो इंसोसिएंट तो हो नहीं सकता। फिर आता है लॉजिकल। अब देखो लगता होगा कि यार अरे यार, अगर कोई पर्सन लॉजिकल है, लेट्स से हमेशा एकदम रीजनिंग से बात करता है, लॉजिक यूज करता है, तो उसको क्या ही दिक्कत हो सकती है, वो तो एकदम रैशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, हमेशा से देखा गया है, क्योंकि देखो वो इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि मतलब उनके माइंड को रेस्ट कहाँ मिल रहा है, तो वो अपने आप की ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं बहुत बार। और अगेन कोई पर्सन अगर लॉजिकल है, इसका मतलब ये नहीं वो फील नहीं करता, फील तो करता ही है, बस वो लॉजिक है, उसका प्राइमरी इमोशंस में मतलब कि वो प्राइमेसी लॉजिक को देता है ओवर द इमोशन। बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल केयर ही नहीं करता है, राइट? वो इंसोसिएट का एकदम सिनोनिम नहीं बैठ रहा है। फिर है ट्रबल्ड। ट्रबल तो अगेन एकदम उल्टा ही हो गया। ट्रबल तो हो गया कि जो इंसान मतलब किसी चीज से परेशान है ना? तभी तो कहते हैं कि यू हैव, यू नो, आर यू ट्रबल, लाइक डू यू नीड सम हेल्प। अब आता है केयर फ्री। अब केयर फ्री क्या है? केयर फ्री तो यानी मतलब एकदम खुशी मिजाज में रहता है जो पर्सन, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम चिल है ना? जिसको कहते हैं आजकल मॉडर्न स्लैंग्स में जेंजी के, तो केयर फ्री है वो। तो वो तो इंसोसिएंट का एकदम सिनोनिम हो रहा है, क्योंकि इंसोसिएंट भी एक ऐसा पर्सन को हम बोलते हैं जो नहीं मतलब कि केयर कर रहा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है केविल। ठीक है, केविल। अब देखो, कैविल मतलब क्या होता है? सिंपली कैविल मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो एकदम छोटी सी छोटी बात पे मतलब लड़ाई करते रहता है। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लोग को आदत होती है कि छोटे से छोटा मैटर जो है उसको बिना सुलझाए उसका इश्यू बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते नहीं है कि मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। क्यों? क्योंकि जो बात आराम से खत्म हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है, उसको आप जब बढ़ा देते हो और फिर उस पर आर्ग्यू करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? सबके लिए मतलब एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो। तो कैविल भी वही होता है। कैसे पर्सन को हम बोलते हैं जनरली कि यूर, लेकिन डू नॉट कैविल, यानी कि मतलब यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर बाय क्वेरलिंग ओवर ट्रिवियल थिंग्स, यानी कि जो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो चीज इनसिग्निफिकेंट है, तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं कैविल। अब अगर हम प्रेज देखें, तो प्रेज तो उसका सिनोनिम हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेज तो अच्छी चीज होती है, पॉजिटिव चीज होती है। जब भी आप प्रशंसा करते हो किसी की, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रेज, एडमायरेशन। रेसिस्ट करना मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसे देखोगे, तो जैसे जब मान लो कोई अचानक से युद्ध हो गया, तो कहते हैं कि नो, दैट दिस इज द आर्म्ड ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस ग्रुप है, यानी कि ये रेसिस्ट कर रहा है जो भी एनिमीज आ रहे हैं, जो भी इन्वेडर्स हैं उनके अगेंस्ट। या जनरली अगर हम देखें, रेसिस्ट का मीनिंग सिंपली होता है लाइक इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देखते होगे रेसिस्टेंस कॉइल, है ना? या ऐसे रेसिस्ट का हम देखते हो मतलब कि किसी भी चीज को मना करना, है ना? उसके अगेंस्ट अपना मतलब लेकिन जोर लगाना कि भाई नहीं, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है ये, तो आई एम रेसिस्टिंग, आई एम अप्लाइंग माई फोर्स टू एक्सप्रेस माई नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इट। तो वहां पे हम रेसिस्ट यूज करते हैं। तो अगेन उसका भी कुछ कैवल से लेना देना नहीं है, क्योंकि रेसिस्ट आप जनरली एक थोड़ा डिफेंसिव कॉनोटेशन आ जाता है। आप वहां पे रेसिस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जेन्यूनली मतलब उससे हर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो इनसिग्निफिकेंट चीज है अपने आप में। कैवल में आप इनसिग्निफिकेंट चीजों पे क्वेरल करते हो। आप क्विबल, क्विबल में एग्जैक्टली वही होता है। क्विबलिंग जैसे कहते नहीं कि लाइक नो, दीज गाइज आर जस्ट क्विबलिंग विद ईच अदर फॉर नो रीजन एट ऑल। वाई? क्योंकि वहां पे कोई रीजन नहीं है, कोई मैटर नहीं है, बस वो लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, ट्रिवियल मैटर्स पे लड़ रहे हैं। तो वही तो कैविल में होता है। और फेल, अब कोई पर्सन अगर फेल कर गया, मतलब कि वो नाकामयाब हो गया, तो उसका तो कुछ लेना देना है नहीं इन दोनों मीनिंग से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है इसमें? स- हमारा सही आंसर इसमें सी हो जाता है। फिर आता है रिवर्बरेट। ठीक है, फिर आता है रिबैर्बेटिव। फिर आता है रिबैर्बेटिव। तो जब हम बात करते हैं रिबैर्बेटिव के बारे में, तो आप इसके थोड़े टोन पे जाओ। रिबैर्बेटिव, रिबैर्बेटिव मतलब आपको लग ही रहा है कि लाइक ये कोई पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है। रिबैर्बेटिव, रिबैर्बेटिव, है ना? ये पॉजिटिव वर्ड कॉनोटेशन नहीं है। कभी कभार आपको नहीं भी पता हो वर्ड्स, तो आप उसके टोन से समझ सकते हो एक सर्टेन थिंग। बट एनीवे, रिबार्बेटिव का मतलब सिंपली बस यही होता है कि
कोई भी एक पर्सन जो आपको बहुत अनॉय करता है, यानी कि एकदम तंग करते रहता है, परेशान करते रहता है, उसकी हरकतें ही ऐसी है, उसकी बिहेवियर ही ऐसे कि आपको लगता है कि यार कब जाएगा ये बंदा, मैं मतलब फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम करूँ, लेकिन ये रिबारबेटिव है, दिस कैट इज वेरी रिबारबेटिव, लाइक यू नो। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं रिबारबेटिव, जब आप तंग हो जाते हो किसी चीज से, ठीक है, या कोई चीज आपको तंग करती है, अनॉय मतलब करती है, अनॉयंस पहुंचाती है। अब अट्रैक्टिव तो हो नहीं सकता, वो अट्रैक्टिव तो एकदम उल्टा हो गया, अट्रैक्टिव यानी कि मतलब आकर्षण होना किसी की तरफ, है ना, अच्छा लगना, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि दिस पर्सन इज अट्रैक्टिव, यानी कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये पर्सन अच्छा है, यहाँ पे कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, नेगेटिव कॉनोटेशन है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, हमें एक नेगेटिव कॉनोटेशन चाहिए। इरिटेटिंग मतलब क्या होता है, एनॉय करना, इरिटेटिंग, दोनों बात बराबर ही होती है ना, कि एकदम इरिटेट हो रहे हो यानी कि तंग हो रहे हो, कोई खुश तो होता नहीं है इरिटेटेड होके, राइट। तो ये हम रखेंगे अभी हैंगिंग फायर में, यानी कि मतलब अभी लग रहा है अच्छा है ये। फिर है जेंटल, जेंटल अगेन पॉजिटिव क्वालिटी है, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर है इम्प्टी, इम्प्टी अनरिलेटेड वर्ड है, इम्प्टी मतलब सिंपली लाइक, या तो ये हो सकता है कि कोई चीज़ खाली है, लेट्स से मान लो कोई ग्लास है उसमें पानी नहीं है तो वो खाली पे है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लाइक यू नो दिस पर्सन इज इम्प्टी, यानी कि ये पर्सन जो है बहुत ही डिप्रेस है, बहुत ही लाइक यू नो, या इसका कोई थॉट ही नहीं है ओरिजिनल, लेट्स ये भी बोल सकते हैं, डल है लेट्स से। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि इसका कॉनोटेशन हो सकते हैं, बट मेन बात क्या है कि ये रिबारबेटिव से इसका कुछ लेना देना नहीं है इम्प्टी का। तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो जाता है, तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स दैट करेक्ट आंसर इज इरिटेटिंग। तो ये लेजिट प्रेप जो है अचीवर्स 30 बैच अभी हमने लॉन्च किया है, अगर अभी तक आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आपको भर लेना चाहिए, बिकॉज जामिया, एएमयू, बीएचयू एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। 21 दिसंबर को हम 6 सेंटर्स दिल्ली, मोतिहारी, बेटिया, अलीगढ़, लखनऊ और पटना में करा रहे हैं। अगर आप सीरियस हो इन सब एग्जाम्स के बारे में, तो आपको जानना चाहिए कि एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है, जो भी इन एग्जाम में टॉप 30 रैंक लाएंगे। जो 31 to 80 है उनको 50% मिलेगा, और जो 81 to 100 है उनको 30% मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, तो इसलिए आपको इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, स्पेशली जब 6 सेंटर्स है, ऑफलाइन आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो एग्जैक्टली उसी मॉडल में जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है नॉन। आपको कोई भी क्वेरीज हो ऑफ कोर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हो, तो इसलिए अभी जाइए www.legitprep.in, फॉर्म खुला हुआ है, भरिए, आप ही को फ़ायदा होगा। अब आता है वर्ड अपोइथेसिस, ठीक है। अब क्या आता है, अपोइथियोसिस, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अपोइथियोसिस के बारे में, तो आपको सुनाई दे के क्या लग रहा है अपोइथियोसिस के बारे में। अपोइथियोसिस सुनते ही हमारे वर्ड जो है मतलब कि एक टोन आने की, जैसे कोई बिब्लिकल वर्ड है, जैसे कोई आर्काइक वर्ड है, जैसे कोई लेजेंड का वर्ड है। मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं आपको देख के ही लगता है कि इसमें कुछ आर्किक एलिमेंट है, यानी कि कोई एंशियंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं इंडिकेट करते हैं सर्टेनली समथिंग रिलेटेड टू डिविनिटी। और आप सही हो, अपोइथिसिस जो है एक डिविनिटी से रिलेटेड है। यानी कि अपोइथिसिस हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के क्लाइमैक्स को, यानी कि जब किसी भी चीज़ के एकदम क्लाइमैक्स तक पहुंच जाते हो, यानी कि उसके फाइनल मोमेंट तक पहुंच जाते हो, तो हम वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अपोइथिसिस। यानी कि एक पर्सन इतना ज़्यादा हाई राइज कर गया है कि है ही हैज़ अटेन द स्टेटस ऑफ डिविनिटी। तो वहाँ पे या मतलब उसकी स्किल्स इतने पॉलिश हो गए कि हम उसके स्किल्स को कह सकते हैं इट हैज़ अटेन द स्किल्स ऑफ डिविनिटी। तो वहाँ पे हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, अपोइथियोसिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस जो हमारे पास दिए हुए हैं, तो डिक्लाइन तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि एकदम नेगेटिव कॉनोटेशन है, डिक्लाइन तो ऐसे ही चला गया। पीक, पीक बैठ रहा है, क्योंकि पीक क्या है, अपोइथिसिस भी वही है कि इतना राइज कर गया कि वो डिवाइन तक पहुंच गया, तो यानी कि पीक मतलब भी वही होता है एकदम जैसे मतलब पीक तक पहुंच गए, ऊंचाई तक पहुंच गए। तो ठीक है, पीक तो अभी लग रहा है अच्छा है। स्टार्ट, स्टार्ट है, स्टार्ट तो मतलब एकदम बेस हो गया है ना, स्टार्ट ये है, पीक ही है, तो स्टार्ट तो हो नहीं सकता, तो स्टार्ट भी चला गया हमारे पास। फिर आता है फिक्शन। अब जो चीज फिक्शन है उसका क्या लेना देना पोएटिस से, फिक्शन थोड़ी ना, ये नकली थोड़ी ना, ये चीज ये आर्टिफिशियल थोड़ी ना, ये चीज ऐसा थोड़ी ना, इसका कोई बेसिस नहीं है रियलिटी में, ये एग्जिस्ट करती है। स्किल्स इतना पॉलिश हो गया, पर्सन इतना हाई राइज कर गया है कि वो डिवाइन तक चला गया है, डिविनिटी तक चला गया है। तो अगेन फिक्शन भी नहीं हो सकता, तो एंड में क्या होता है हमारा, बी। तो करेक्ट आंसर इज बी। फिर आता है एब्स्टेमियोस, ठीक है। फिर आता है एब्स्टेमिशियस, ठीक है, एब्स्टेमिशियस। तो एब्स्टेमियस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट सिंपली रेफर्स टू अ पर्सन जो काफी
हर चीज को बैलेंस करता है। जैसे कहते नहीं है कि जो भी चीज करो, किसी भी चीज के एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो लेट से एक्सरसाइज कर रहे हो और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो दोनों को बैलेंस लेके चलो। दोनों को मतलब कि साथ साथ रखो। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब पूरे दिन बस एक्सरसाइज ही कर रहे हो या पूरे दिन बस पढ़ाई ही कर रहे हो, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, बॉडी इंपॉर्टेंट है, माइंड इंपॉर्टेंट है, सोल इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो एवरीथिंग हैज टू बी डन इन एग्जैक्टली द राइट प्रोपोर्शन। और उसी के लिए एक और वर्ड भी होता है ना, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, तो वो है एब्स्टिमस। तो एब्स्टिमस यानी कि किसी भी चीज को एक सही प्रोपोर्शंस में रखना, हर चीज को उसको उतना ही करना इंडल्ज जितना सही है। अब ग्रीडी अगर हम देखें तो ग्रीडी तो मतलब ये होता है एक्सेस, है ना, कि भाई जो चीज एकदम वेल्थ मतलब लोभी हो गया एकदम, एकदम ग्रीड है, यानी कि मतलब जो भी सेवन सिंस है वो सेवन सिंस क्यों है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो एक्सेस इंडिकेट करता है। वो अगर नॉर्मल लेवल पे आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एक्सेस करने लगते हो, ज्यादती करने लगते हो, तभी तो वो मतलब कि सिन बनता है, तभी तो वो ग्रीड बनता है। तो ग्रीड तो हो नहीं सकता। फिर है मॉडरेट। मॉडरेट क्या है? मॉडरेट भी तो वही होता है, किसी भी चीज को सही मात्रा में एकदम कंज्यूम करना, सही मात्रा में इंडल्ज करना, तो वहां पे हम मॉडरेट वर्ड यूज करते हैं। तो वो तो इसका बैठ रहा है मीनिंग। टॉक्सिक, अगेन टॉक्सिक वही वाली बात हो गई, टॉक्सिक अगेन एक्सट्रीम चीज हो गई ना। कोई चीज टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि वो अच्छी नहीं है, वो नेगेटिव है, तो वो तो हो नहीं सकता ये। फिर वाइल्ड, अगेन वाइल्ड। वाइल्ड भी अपने आप में मॉडरेट थोड़ी ना है। फॉर एग्जाम्पल हम जब किसी पर्सन को बोलते हैं कि मैन यू वेरी वाइल्ड हैबिट्स, यानी कि मतलब ऑब्वियसली वी आर इंडिकेटिंग एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सट्रीमनेस है उसके हैबिट्स में, मॉडरेशन नहीं है, एब्स्टिमस नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो जाता है? मॉडरेट, यानी कि बी। फिर आता है एनाक्रोनिस्टिक। फिर क्या आता है? एनाक्रोनिस्टिक। अब देखो ये वाला वर्ड हमने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है पहले भी, एग्जैक्टली ये नहीं, हमने डिस्कस किया था एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। एनाक्रोनिज्म मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो मतलब उस समय में है, उस जगह है जहां पे वो होनी नहीं चाहिए नॉर्मली। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप किसी जू में जाते हो, तो आप नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप नॉर्मली यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि वहां पे मतलब कि लाइक जानवर होंगे। अब पता चलता है अचानक से वहां पे एलियंस भी है, तो इट इज एनाक्रोनिस्टिक ना। मतलब कि जो चीज जहां पे होनी नहीं चाहिए वो चीज अगर वहां पे होती है, तो हम वर्ड जनरली यूज करते हैं एनाक्रोनिस्टिक। और स्पेसिफिकली हम इसे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। लाइक बहुत सारे जो टाइम ट्रेवल के ऊपर शोज होते हैं वो इसी चीज को बोलते हैं कि लाइक लुक इफ वी टाइम ट्रेवल वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हमें एनाक्रोनिज्म नहीं क्रिएट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो पहले के जमाने में 500 साल पहले गन्स नहीं थे, तो अचानक से गन छोड़ के आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो एनाक्रोनिज्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस समय, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो वहां पे हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। तो सिमिलरली एनाक्रोनिस्टिक यानी कि जो चीज मतलब उस टाइम की नहीं है, वहां पे बिलोंग नहीं करती। तो मॉडर्न, अगेन मॉडर्न हैज नथिंग टू डू। मॉडर्न तो सिंपली बस एक स्टेट को रेफर कर रहा है कि जैसे ये मॉडर्न टाइम है, 21st सेंचुरी है, मॉडर्न टाइम है। तो ये तो कुछ रिलेटेड है नहीं एनाक्रोनिस्टिक से, सब कुछ फाइन है यहाँ पे टाइम के रिलेशन में। फियर्स, अगेन फियर्स का कुछ लेना देना नहीं है। फियर्स मतलब सिंपली होता है लेकिन जो काफी मतलब तेज होता है, मतलब फियर्स, है ना, बोलते नहीं कि ये एकदम ही हैज अ वेरी फियर्स पर्सनैलिटी एंड ऑल, यानी कि कोई उससे एकदम ऊंची आवाज में इतना बात नहीं कर सकता, बिकॉज ये फियर्स पर्सनैलिटी, अच्छा खासा इसका टेम्पर है मान लो। तो अगेन इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। टाइमलेस, नाउ सी दैट इज वेयर थिंग्स गेट कंफ्यूजिंग। आपको लग रहा होगा कि टाइमलेस, आउट ऑफ टाइम, डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है। टाइमलेस हम जनरली एटर्निटी के लिए मतलब कि डिनोट करते हैं, लाइक बोलते हैं दिस पोएम इज टाइमलेस, दिस सॉन्ग इज टाइमलेस, दिस मूवी इज टाइमलेस, यानी कि हम बोल रहे हैं ये मूवी, सॉन्ग, पोएम जो भी बोलना है आपको, ये टाइमलेस इसलिए है क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर पीरियड को बिलोंग नहीं करती। ये कोई पार्टिकुलर पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं है कि आज के लोग मान लो उनका बिलीफ ये है तो इसलिए वो इस चीज को लाइक कर रहे हैं। ये इतनी अच्छी है ये चीज, इतना अच्छे इसकी इंप्रेसिव क्वालिटी है, इतना अच्छा इसमें एलिमेंट है कि जो हर टाइम के लिए अच्छा है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कुछ सॉन्ग्स जो होते हैं वो 400 साल 500 साल तक सुने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक टाइमलेस प्रॉपर्टी है, यानी कि वो टाइम से बाउंड नहीं है। तो अगेन वो एनाक्रोनिस्टिक नहीं है, वो बस एक टाइमलेस है, यानी कि वो एटर्नल है, उसकी थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा वैल्यू है। फिर आउट ऑफ टाइम, नाउ दिस इज एग्जैक्टली रेफरिंग टू एनाक्रोनिस्टिक। वही तो बात है कि वो अपने प्रॉपर टाइम, जो प्रॉपर टाइम पीरियड है, टेम्पोरल पीरियड है, उसके वो आउटसाइड है, उसके वो बाहर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? आउट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर आता है आपके पास पर्स्पिकेशियस। क्या आता है? पर्स्पिकेशियस। अब अगेन पर्स्पिकेशियस के बारे में जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो व्हाट डू वी मीन?
हम मीन करते हैं कि ऐसा पर्सन जिसके बहुत ही कीन सेंसेस है, यानी कि वो बहुत ही परसेप्टिव इन नेचर है। हम बोलते नहीं कि यार तुम्हारा परसेप्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन यू आर वेरी परसेप्टिव। यानी कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आपके कुछ फ्रेंड्स जो होंगे वो नॉर्मली ज़्यादा चीज़ें नोटिस कर लेते हैं, ज़्यादा नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं, है ना, बॉडी जेस्चर्स वगैरह एंड ऑल, बॉडी लैंग्वेज, वो ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर जनरली मोर परसेप्टिव इन नेचर, दे आर जनरली हैव कीनर सेंसेस देन यू। तो यानी कि उनको हम क्या कह सकते हैं, पर्स्पिकेशियस कह सकते हैं। तो यहीं पे आपको ढूंढना है जो उसका मैच कर रहा है। तो डल, डल तो हो नहीं सकता, वो परसेप्टिव है, डल तो उल्टा हो गया। डल तो यानी कि मतलब एकदम जो नहीं, उसका दिमाग नहीं चल रहा, या तो मतलब उसकी पर्सनैलिटी डल है, तो मतलब डल तो नहीं हो सकता, इतना पता है हमें। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल क्या होता है, एक ऐसा पर्सन मतलब कि या जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही मतलब इंसाइटफुल है, यानी कि उससे आपको बहुत कुछ पता चल रहा है, आपको बहुत इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज हो रही है, प्राप्ति हो रही है कोई, है ना। तो इंसाइटफुल तो इंपॉर्टेंट है। हम बोलते नहीं कि कैन आई गेट योर इनसाइट्स ऑन दिस, क्या आपका मेरे को इसमें पर्सपेक्टिव मिल सकता है, तो वो तो मैच कर रहा है। स्केर्ड, स्केर्ड मतलब भयभीत होना, डरना किसी चीज से, तो स्केर्ड तो रिलेटेड है नहीं सिनोनिम से बिल्कुल भी। और लाउड, लाउड क्या हो गया, लाउड सिंपली हो गया लाइक एकदम जब शोर शराबा होता है बहुत तेज, मतलब लाइक तो अगेन लाउड का भी कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो बचता ही क्या है, इंसाइटफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। फिर आता है इम्प्रिकेशन, फिर क्या आता है इम्प्रिकेशन। नाउ व्हाट इज द वर्ड इम्प्रिकेशन मीन्स। जब हम बात करते हैं इम्प्रिकेशन के बारे में, वी सिंपली मीन कि कोई एक ऐसे पर्सन, कोई भी पर्सन पे जब आप मतलब ये शाप लगा देते हो, जैसे आपने मतलब पुरानी कहानियों में सुना होता था, ऋषि मुनि जो होते थे वो शाप लगा देते थे, वो बोलते थे कि तुमने मेरी जो है मतलब मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, सो आई एम पुटिंग अ वेक्सेशन, मतलब कि आई एम वेक्सिंग यू, आई एम पुटिंग अ कर्स ऑन यू। तो यानी कि वहां पे क्या बोलते हैं हम, इम्प्रिकेशन, है ना, इम्प्रिकेशन बोलते हैं वहां पे। तो आपको इनमें से ढूंढना है। अब देखो ब्लेसिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्लेसिंग पॉजिटिव है, ब्लेसिंग मतलब तो होना मतलब आशीर्वाद देना, तो वो तो होगा नहीं। प्रेज भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेज भी अच्छी चीज है, एडमायर करना किसी चीज को। सीक्रेट भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सीक्रेट मतलब क्या है, कोई चीज जो छुपी हुई है। लेकिन सिंपली कोई चीज अगर छुपी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो नेगेटिव होगी। कोई चीज अच्छी भी तो छुपी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कोई पर्सन मान लो अगर उसको फीलिंग्स हो गए, वो नहीं बता रहा किसी को, क्योंकि वो अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, तो नहीं बता रहा, तो अच्छी भी हो सकती है, लेकिन वो चीज सीक्रेट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं इम्प्रिकेशन को। तो हमारा बचता गया कर्स, और कर्स तो डायरेक्टली रिलेटेड है, इम्प्रिकेशन का मतलब ही यही है, व्हेन यू आर पुटिंग अ कर्स ऑन समवन, राइट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है सेम्पिटर्नल, फिर क्या आता है सेम्पिटर्नल। तो जब हम बात करते हैं सेम्पिटर्नल ना, तो आपको ऑलरेडी एक हिंट मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें देखो मीनिंग, मैं इसका साउंड कैसे कर रहा हूँ, सेम्पिटर्नल, सेम्पिटर्नल यानी कि एटर्नल, आपको एटर्नल साउंड दे रहा होगा यहाँ पे, है ना। सेम्पिटर्नल एटर्नल साउंड दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि सेम्पिटर्नल का मतलब ही वही होता है, जो चीज हमेशा चलता है। एटर्नल मतलब क्या होता है, जो चीज हमेशा रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। सिमिलरली पेरेनियल भी क्या होता है, जो चीज हमेशा फ्लो करता है, ऑलवेज होता है ना। तो सेम्पिटर्नल भी वही है, जो चीज कभी खत्म नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी कैन से कि अब देखो टेक्निकली हर चीज एंड होने वाला है, बट स्टिल फॉर सेक ऑफ सेइंग इट हम कह सकते हैं कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी इट्स सेमी एटर्नल, यानी कि मतलब वो काफी लंबे समय तक रहेगी, एटर्नल एक तरह से है मतलब ऑलमोस्ट। तो सेम्पिटर्नल, है ना, कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज सेम्पिटर्नल, है ना, यानी कि एग्जिस्टेंस तो एटलीस्ट रहेगा ना किसी चीज का रहेगा। हमारा नहीं रहेगा, प्लैनेट्स का नहीं रहेगा, स्टार्स का नहीं रहेगा, लेकिन किसी की चीज का तो रहेगा। तो सेम्पिटर्नल, द एंशियंट। अब सिंपली कोई पर्सन अगर एंशियंट है, मान लो वो पुराना है, या कोई भी चीज़ अगर पुरानी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो लंबा समय चलेगा। हाँ मतलब कि फ्रेज कॉमन है हमारे पास कि लाइक हम बोलते हैं कि यार पहले की चीज़ ज़्यादा लंबी चलती थी, या ज़्यादा नकली मतलब कम नकली होती थी, बट अगेन इट्स नॉट गारंटी ऑफ एटर्निटी इटसेल्फ। एटर्नल वो तो डायरेक्टली रिलेटेड ही है इस चीज़ से, तो इसलिए एटर्नल को हम मान के ही चल रहे हैं कि आंसर हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे थोड़ा। रेपिटेटिव, अब कोई चीज अगर बार बार हो रही है लेट से, तो इसका मतलब ये नहीं वो इटर्नल है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि ये तो भाई हर बात बात की बात है कि हमेशा वॉर एंड केओस विल ऑलवेज बी देयर, इसका मतलब ये थोड़ी ना वॉर इटर्नल हो गई इटसेल्फ, है ना। कोई कभी और वॉर हो रही, कभी दूसरी वॉर होगी, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर अभी और वॉर्स हो रही है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एंड ऑल, बट ऐसा तो ये नहीं कि एक ही युद्ध मतलब पूरा इटर्निटी के लिए चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली। फिर आता है रेयर, फिर आता है रेयर। रेयर क्या है? यानी कि जो चीज मतलब लाइक इतनी ऑफेंड नहीं होती, बहुत ही मतलब रेयर होती है, यानी कि मतलब
वंस अ ब्लू मून जैसे, है ना, सेम्पिटर्नल, सेम्पिटर्नल से तो कुछ लेना देना उसका है नहीं एंड ऑल, वो चीज़ रेयर है बस। तो सेम्पिटर्नल का बेस्ट सिनोनिम एटर्नल ही है, जो कि आपको लिटरली दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आता है आपके सामने पेरिपेटेटिक। फिर क्या आता है, पेरिपेटेटिक। तो जब हम बात करते हैं पेरिपेटेटिक के बारे में, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप आगे ग्रो अप करोगे एंड ऑल, है ना, और बढ़ोगे मतलब कि, तो आपको जॉब ढूंढना होगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, है ना, पैसे कमाने होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको पहले ही बार में जॉब मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा घूमना पड़े, थोड़ा आपको सीवी अपना जो है मतलब अपडेट करके, मतलब कि फिर अलग अलग मतलब कि जाना पड़े ऑफिसेज में, फॉर्म्स में इंटरव्यू देना पड़े। तो आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहे हो फॉर द पर्पसेस ऑफ योर वर्क, यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पसेस ऑफ योर वर्क। आप वॉन्डर कर रहे हो, घूम रहे हो, है ना। तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पेरिपेटेटिक। तो यहाँ पे स्टेशनरी तो इसका उल्टा ही हो गया, स्टेशनरी में तो आप घूम ही नहीं रहे हो, आप तो एक ही जगह हो, यही बोलते हैं ना कि समथिंग इज इन स्टेशनरी स्टेट, यानी कि वो चीज़ एक ही जैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या हूँ, स्टेशनरी हूँ, मैं घूम ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं एकदम ऐसे ही खड़ा हूँ और ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो यानी कि मैं स्टेशनरी हूँ मोशन में। यहीं पे मैं घूमने लग जाता हूँ, यानी मैं घूम रहा हूँ, है ना, मैं पेरिपेटेटिक हूँ। लेकिन पेरिपेटेटिक नहीं हो, क्योंकि पेरिपेटेटिक एक वर्क पर्पज के लिए होता है। फिर आता है वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, घूमना। वॉन्डरिंग मतलब तो यही होता है ना, जैसे कहते नहीं थे वॉन्डरिंग ट्राइब्स एंड ऑल, संथल्स क्या थे, वॉन्डरिंग ट्राइब्स थे, राइट। वो घूमते रहते थे अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में, कहीं मतलब कि वो सेटल नहीं होते थे। तो ये पेरिपेटेटिक से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है अभी। एग्रेसिव, एग्रेसिव क्या होता है, मतलब वो पर्सन जो एकदम झगड़ालू होते हैं, एकदम मतलब कि जो बात बात पे मतलब कि थोड़ा बहुत इंटेंस पैशन में आ जाते हैं, या तो वो मतलब वॉयलेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट मतलब होते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव है, यानी कि वो डोसाइल नहीं है, वो रिलैक्स नहीं है, वो काम नहीं है, वो कलेक्टेड नहीं है ना। तो इसका तो कुछ लेना देना है नहीं ऐसे पेरिपेटेटिक से। फिर आता है कॉशियस। अगेन कॉशियस सिंपली मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो हमेशा सतर्क रहता है, या मतलब एकदम केयरफुल रहता है, कि भाई अगर मान लो रोड पे चल रहा है, लेफ्ट राइट हर जगह देखेगा एंड ऑल। कॉशियस है मतलब कि वो एकदम अपनी सराउंडिंग्स का बहुत ही अवेयर रहता है, क्योंकि अपने बारे में वो कंसर्न्ड है, तो कॉशियस है वो। लेकिन अगेन कॉशियस यानी कि केयरफुल, इसका कुछ लेना देना पेरिपेटेटिक से है नहीं है। तो यानी कि हमारा सिनोनिम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, वॉन्डरिंग। तो करेक्ट आंसर इज बी। फिर आता है ऑब्फस्केट। फिर क्या आता है, ऑब्फस्केट। अब हमने ये डिस्कस किया हुआ है ये वर्ड, ऐसा नहीं कि पहली बार हम कर रहे हैं। ऑब्फस्केट देखो सिंपली मीनिंग क्या होता है कि कुछ कुछ जो लोग होते हैं जिनको मतलब अधकचरा नॉलेज होता है, लेट से, है ना, तो कहते हैं ना कि भाई हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मतलब कि या तो आपको नॉलेज हो या तो आपको नॉलेज ना हो, लेकिन अगर हाफ नॉलेज है तो सबसे डेंजरस थिंग है वो एक्चुअली में। क्यों, क्योंकि देखो मान लो आपको नॉलेज नहीं है, आप क्या बोलोगे, नहीं है नॉलेज, और आपको नॉलेज है, तब तब तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है फिर तो। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत मान लो आपने विकीपीडिया से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मान लो आपने यूट्यूब की कोई वीडियो देख ली, पता नहीं, तो और आप बोलने लगे कि हाँ मेरे को तो भाई एक्सपर्टीज है इस पे, बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हो जिस पर्सन को पढ़ाने जा रहे हो, क्या पता आप उसको गलत बता दो, आप उसको कंफ्यूज भी तो कर सकते हो। तो हम जो ऐसे पर्सन जो मतलब दूसरे लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं उल्टा ज्यादा, किसी चीज को और ज्यादा मतलब ब्लरी कर देते हैं, हेजी कर देते हैं, और ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यार स्टॉप इट ब्रो, यूर ऑफिसकेटिंग इट, आप उसको ऑफिसकेट कर रहे हो, है ना। तो वो उसका मीनिंग होता है ऑफिसकेट, यानी कि मतलब किसी भी चीज को ज्यादा कंफ्यूज करना जितना ज्यादा एक्चुअली वो कंफ्यूजिंग थी। तो क्लैरिफाई, क्लैरिफाई तो उल्टा होता है, क्लैरिफाई करना तो मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, है ना, क्लैरिफिकेशन देना। कहते नहीं कि भाई अगर मेरे को इंक्वायरी है तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी इस चीज़ के रिगार्डिंग, है ना, यानी कि आपको मतलब क्लैरिटी हो जाएगी, तो वो तो होगा नहीं इसका। रिड्यूस, रिड्यूस करना यानी मतलब छोटा करना किसी भी चीज़ को, है ना, या कहते नहीं है 3 आर्ट्स आपने जब पढ़े होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना, कम करना, तो उसका भी कुछ लेना देना इस चीज़ से नहीं है। फिर है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब क्या, किसी भी चीज़ की शक्ति बढ़ाना। जैसे मान लो ये पेन है, इसी पेन को मान लो मैंने एक ग्लास केस में रख दिया, मैंने क्या कर दिया, इसका ये अगर मान लो ये गिरेगा तो मैंने इसको स्ट्रेंथन कर दिया, जिससे कि इसको इम्पैक्ट कम पड़ेगा, है ना। ताकत मतलब स्ट्रेंथन मतलब ताकत बढ़ाना किसी भी चीज़ की। अगेन उसका भी कुछ लेना देना नहीं ऑब्फुस्केट से। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, तो बचता क्या है हमारे पास, कंफ्यूज। और कंफ्यूज तो डायरेक्टली इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्फुस्केट के बारे में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है सार्डोनिक। फिर क्या आता है, सार्डोनिक। सार्डोनिक इज अ टोन। जैसे आप जब पैसेजेस करोगे इंग्लिश में, क्लैट में स्पेसिफिकली आता है ऐसे ये, बट अब जामिया में भी आपने देखा होगा कभी कभार पैसेज का टोन पूछ लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस के टोन होते हैं। कुछ पैसेजेस जो होते हैं वो लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमरस हो सकते हैं, कुछ पैसेजेस जो हो सकते हैं लाइक वो एनालिटिकल हो सकते हैं। तो सार्डोनिक इज ऑल्सो अ टोन ऑफ द पैसेज। सार्डोनिक इटसेल्फ क्या मीन करता है, सिंपली कि सार्कास्टिक। सार्डोनिक मतलब होता है सार्कास्टिक, यानी कि मतलब एक मान लो जैसे कभी कभार होता है कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो पूछते हैं आपसे कि क्या मैंने एक्चुअली में अच्छा किया, और दूसरा पर्सन बोलेगा
या श्योर यू डिड वेल, लेकिन उन्होंने ऐसे टोन में बोला कि पता चल रहा है कि दे डू नॉट मीन व्हाट दे से। सरकाजम, सरकाजम यही तो होता है कि आप बोलते कुछ और आपका मीनिंग कुछ और होता है। तो सिमिलरली सार्डोनिक भी यही है, पैसेज में मान लो सिंसियर बातें लिखी है ऊपर ऊपर से, लेकिन आपको देखते से ही पता चल रहा है कि ये मजाक उड़ा रहा है किसी का, तो वो सार्डोनिक वहां पे टोन होती है, सरकास्टिक टोन सिंपली। तो आपको ढूंढना है यहाँ पे कि जो चीज सार्डोनिक यानी कि सरकास्टिक को कैप्चर कर रही है। तो जॉयफुल अगर हम देखें तो जॉयफुल तो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, उसमें कोई डबल इंप्लीकेशन नहीं है, उसमें कोई डबल नेगेटिव्स नहीं है, ऐसा कुछ है कि भाई जॉयफुल का मतलब सिंपली क्या होता है, प्रफुल्लित होना है ना, अच्छा होना, अच्छा लगना आपको, मतलब कि एकदम मतलब खुश हो आप, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है केयरफुल, केयरफुल मतलब क्या होता है, कॉशियस। केयरफुल मतलब कि यानी कि जब आप एकदम सतर्क रहते हो, है ना, कि आप मतलब पता है आपको क्या करना है, आप केयरफुल हो, आप एकदम इम्पल्स से होके नहीं जाओगे, जो मन करेगा वो नहीं कर दोगे, आप केयरफुल हो, ध्यान रख रहे हो आप नेग्लेक्ट नहीं करने वाले हो। क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत होना, है ना, क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत होना। तो इन तीनों का मीनिंग सार्डोनिक से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, हमें क्लियरली पता चल रहा है ये तीनों के तीनों में कोई डबल वर्ड, डबल मीनिंग्स नहीं है, सबसे बड़ी बात वही है, हमें डबल मीनिंग चाहिए ना, सरकास्टिक में डबल मीनिंग होता है, वो तो कैप्चर हो ही नहीं रहा कहीं भी। लेकिन मॉकिंग, मॉकिंग क्यों होता है, कहते नहीं कि यू आर मॉकिंग मी, कि भाई मतलब कि तुम जैसे मेरे से बात कर रहे हो तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो, यही तो होता है सार्डोनिक में, सरकास्म में, क्योंकि आप बात को सीरियसली नहीं लेते हो तो आप उसका मजाक उड़ाते हो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है इनकोमियम, फिर क्या आता है इनकोमियम। अब देखो पहले के जमाने में ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले के जमाने में, बट ज्यादा ये मतलब प्रेवलेंट था पहले के जमाने में, क्योंकि पहले किंग्स होते थे, ये सब होते थे, तो उनके लिए ज्यादा लिखा जाता था। तो उनके पास बहुत सारे कोर्टियर्स होते थे, उनमें से बार्ड्स भी होते थे, पोइट्स भी होते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो समुद्रगुप्ता थे, तो उनके अपने मतलब कि लाइक बहुत सारे मतलब पोइट्स थे एंड ऑल। तो ये जो किंग्स होते थे, इनके अचीवमेंट्स जो होते थे, ऐसा तो है नहीं कि खुद बैठ के डायरी बनाते थे, नहीं, इनके पास लोग होते थे ना जो लिखते थे इनके बारे में। तो ये जो लोग होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जूलियस सीजर के देखोगे तो सिसरो ने उनके बारे में लिखा हुआ है ना। वर्जिल है, मतलब कि हमारे पास मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जिन्होंने जिन डिफरेंट लोगों के बारे में लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, इन्होंने जो लिखा है चीज़ें वो यूलॉजीज है, यानी कि वो एक ऑनररी ट्राइब्यूट है। जब आप कोई मान लो लेटर देखते हो, जैसे आज के ज़माने में ये लेटर्स थोड़े एग्जिस्ट करते हैं, रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, इतने नहीं होते बट होते हैं। तो क्या होता है, एक होली ट्रिब्यूट होता है बेसिकली, ठीक है, हम वहाँ पे होली ट्रिब्यूट बोलते हैं, यानी कि यूलॉजीज बेसिकली बोलते हैं, यानी आप किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हो एक राइटिंग के फॉर्म में, एक राइटिंग करके आप उस इंसान को होमाज दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो कि यार इस इंसान ने ये किया, इसकी ये अचीवमेंट्स थी। स्पेसिफिकली ये डेथ पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो आप उसको ट्रिब्यूट देते हो कि यार ये अच्छा इंसान था, इसने वो किया वो किया। बट ज़रूरी नहीं है जब हम बात कर रहे हैं इनकॉमियम के बारे में कि जो प्रेज लिखा जा रहा है, जो भी ऑनररी ट्राइब्यूट लिखा जा रहा है, ट्रिब्यूट लिखा जा रहा है, वो फर्नियल पे ही हो, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इंसान जिंदा भी हो तब भी हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो एकदम उल्टा ही हो गया, क्रिटिसिज्म तो हो गया मतलब आलोचना हो गया, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो आप मतलब पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इंसल्ट कर मतलब इंसल्ट नहीं कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना। लेकिन कुछ कुछ क्रिटिसिज्म इंसल्ट की कैटेगरी में भी आता है, वो डिपेंड करता है अब कौन से नेचर में बोला गया, किस टोन से बोला गया, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। प्रेज अगेन देखो, प्रेज जो है हमें लग रहा है सही, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। हैबिट, हैबिट क्या होता है, हैबिट मतलब किसी भी चीज़ की आदत, है ना। तो आदत से तो कुछ लेना देना है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपकी आदत होगी तो आप ट्रिब्यूट लिखते जा रहे हो, आदत का कुछ लेना देना तो है नहीं। विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि मतलब जीत होना, अगेन उसका भी कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम चारों ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, प्रेज है, क्योंकि प्रेज में भी आप क्या कर रहे हो, ट्रिब्यूट में आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हो, है ना। प्रेज में भी यही करते हो, आप इंसान को प्रेज क्यों करते हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो ना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। That's all for today. Oh, I hope you like the video. If you like the video, you can share and subscribe and all. कोई भी आपकी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू।